हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट यूनिट 1 एकेडमिक डिसिप्लिन। अध्ययन क्षेत्र क्या होता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इसमें हम सबसे पहले इसके मीनिंग को पढ़ेंगे, इसके नेचर्स क्या और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये कल के पेपर में आपको 110% आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर करें। हमारे चैनल पे बीएड सेकेंड ईयर की सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहाँ पे उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन सबको पता है, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन। स्कूल में अनुशासन स्कूल संगठन के एक शिक्षक द्वारा या एक छात्र या छात्रों के समूह के प्रति कार्यों से संबंधित होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? अनुशासन कहते हैं। अनुशासन का मतलब क्या है? सारे नियम कानूनों को फॉलो करना, वही क्या है? अनुशासन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन से नहीं, फील्ड ऑफ स्टडी से होता है। ठीक है, अध्ययन के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपकी हायर एजुकेशन क्या है, इसका मतलब है आप किस डिसिप्लिन के हो। कॉमर्स डिसिप्लिन के हो, आर्ट्स डिसिप्लिन के हो, साइकोलॉजी डिसिप्लिन के हो, मेडिकल डिसिप्लिन के हो, तो मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका अध्ययन क्षेत्र कौन सा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? डिसिप्लिन कहते हैं। ये स्कूल में नहीं प्रयोग किया जाता है, बल्कि ये कॉलेजेस में, डिपार्टमेंट में, रिसर्च में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनका ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव होता है। स्कूल में इनका नैरो प्रोस्पेक्टिव होता है। आई होप आपको डिसिप्लिन का मतलब समझ आ गया होगा। डिसिप्लिन का मतलब है अध्ययन क्षेत्र से होता है, फील्ड ऑफ स्टडी से होता है कि आप किस अध्ययन, कौन सा अध्ययन कर रहे हो और गहराई से अध्ययन करना। ठीक है, ताकि आप उस क्षेत्र में क्या हो जाओ? एक्सपर्ट हो जाओ, महारत हासिल कर लो, स्पेशलाइज्ड हो जाओ। ठीक है, रिसर्च कर सको, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन। ठीक है, अब जैसे हम बीएड कर रहे हैं, ठीक है, अब बीएड में भी कोई आर्ट्स का होगा, कोई कॉमर्स का होगा, ठीक है, कोई साइंस का होगा। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे डिसिप्लिन कहलाते हैं। अब हम एक एक करके इसको अच्छे से समझेंगे। आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। अध्ययन क्षेत्र को अंग्रेजी में डिसिप्लिन कहते हैं, जो लैटिन शब्द डिसिप्लस, जिसका अर्थ विषय या विद्यार्थी, और डिसिप्लिना से बना है, जिसका अर्थ शिक्षण तथा अध्यापन कहलाता है। अनुशासन शब्द को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा सीखने या ज्ञान की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया गया है। अकेडमिक का मतलब है ब्रांच ऑफ नॉलेज, ज्ञान की शाखा जिससे हम ज्ञान सीखते हैं। आपका ज्ञान आर्ट्स भी हो सकता है, ठीक है, आर्ट्स डिसिप्लिन, कॉमर्स डिसिप्लिन, साइंस डिसिप्लिन। ठीक है, और साइंस को भी 3 पार्ट्स में बांटते हैं, फिजिक्स डिसिप्लिन, ठीक है, केमिस्ट्री डिसिप्लिन, बायोलॉजी डिसिप्लिन। अब ये क्या अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। एक ही टीचर इन तीनों को नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, फिजिक्स का अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा, बायो का अलग होगा। जिसने उस सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट हो, महारत हासिल कर रखी हो, उसी को हम क्या कहते हैं? डिसिप्लिन कहते हैं। यह सीखने के संगठन और नए ज्ञान को व्यवस्थित उत्पादन के लिए तकनीकी शब्द होता है। ठीक है, यह सीखने के लिए जो हम सीखते हैं उसमें तकनीकी शब्द प्रयोग किया जाता है, जैसे आर्ट्स डिसिप्लिन, कॉमर्स डिसिप्लिन, ये तकनीकी शब्द देते हैं। अनुशासन उपविषयों और उपविषयों में विभाजित करता है। यह एक पुस्तकालय, एक स्कूल कार्यक्रम या एक उच्च शिक्षा संस्थान की व्यवस्थित करने का एक सुविधाजनक तरीका होता है। ठीक है, जो हम लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, सपोज हम आर्ट्स डिसिप्लिन के हैं, ठीक है, आर्ट्स से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं। अब आर्ट्स को भी डिफरेंट पार्ट्स में विभाजित कर दिया जाएगा। ठीक है, आर्ट्स में कोई लैंग्वेज सीख रहा होगा, तो वो कौन सी लैंग्वेज सीख रहा होगा? हिंदी सीख रहा होगा, कोई इंग्लिश सीख रहा होगा, कोई संस्कृत सीख रहा होगा, तो उसको भी अलग अलग पार्ट्स में विभाजित कर दिया जाता है। तो एम एस यादव
TKS लक्ष्मी 1995 के अनुसार इन्होंने परिभाषा दी, अनुशासन अध्ययन के एक विशिष्ट क्षेत्र ज्ञान की एक शाखा को संदर्भित करता है। ठीक है, एक कोई भी सब्जेक्ट है उसमें हम क्या करें, विशिष्ट ज्ञान अर्जित करते हैं, उसको संदर्भित करता है, यह एक ज्ञान की शाखा होती है। अब इसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन सीखने से संबंधित होता है, जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे सीखने से संबंधित होता है। जैसे हम साइंस के, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, अब हम उसी से संबंधित चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, फिर अनुशासन सीखने के लिए कुछ निर्देश देने से संबंधित होता है। अब जैसे कि कुछ अनुशासन जो हम सब्जेक्ट सीख रहे हैं उसी से ही संबंधित हम आगे क्रम में जाएंगे। अब जैसे कि हमने ग्रेजुएशन की, अब हमें बीएड करनी है, हमने बीएड की, अब हम बीएड के बाद कहाँ क्या करेंगे, एमएड करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे। तो एक क्रम के अंदर ही अनुशासन सीखा जाता है, अध्ययन किया जाता है। अनुशासन का मतलब है अध्ययन। सीखने के उद्देश्यों से कुछ संगठन बनाना, जो हम लर्निंग के पर्पस है वो कुछ संगठन बना देते हैं। अब ये ज्ञान हम कहाँ अर्जित करेंगे, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, उसी डिसिप्लिन में जहाँ पर इसकी बात की जाएगी। ठीक है, जहाँ पर वो सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे। ठीक है, यह शिक्षण सीखने की प्रक्रिया से संबंधित होता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लर्निंग करना। ठीक है, कि लर्निंग कैसे बेहतर हो सके। यह शिक्षार्थी, शिक्षकों, विशेषज्ञों, रिसर्चर्स और स्पेशलिस्ट की एक से संबंधित होता है। यह नए ज्ञान के निर्माण से संबंधित होता है। ठीक है, हम इसके अंदर क्या करते हैं, डिसिप्लिन में गहन अध्ययन करते हैं ताकि हम उसमें एक्सपर्ट हो सके। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि ज्ञान बढ़ता और फैलता है। ज्ञान हमेशा कभी भी खत्म नहीं होता, कम नहीं होता, ज्ञान हमेशा बढ़ता है और समय के अनुसार चेंज होता रहता है। इसका तात्पर्य कि ज्ञान कभी भी अंतिम नहीं होता, ज्ञान हमेशा रहता है। यह विशेष ज्ञान का एक निकाय है। इसमें विशेष ज्ञान, स्पेशल नॉलेज हम एक्वायर करते हैं। इसमें सिद्धांत और अवधारणाएं होती है। जिस डिसिप्लिन के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसकी अपनी अपनी क्या होती है, लैंग्वेज होती है, उसके अपने प्रिंसिपल होते हैं, कॉन्सेप्ट होती है और अपनी शब्दावली होती है, नए नए वर्ड्स होते हैं। अब हम अध्ययन की सेक्शन विशेषताओं को पढ़ लेते हैं। अध्ययन क्षेत्र में रिसर्च का एक विशेष उद्देश्य होता है, उदाहरण के लिए कानून, समाज, राजनीति। हालांकि यह अध्ययन किसी दूसरे अध्ययन विषय का भी हो सकता है। जो मैंने आपको नेचर्स कराया है वो आप विशेषताओं में भी लिख सकते हैं। अध्ययन क्षेत्रों का एक विशेष ज्ञान संग्रह होता है। ठीक है, हम जिस चीज़ के बारे में नॉलेज डिसिप्लिन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम साइंस का करें, साइंस में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गई। ठीक है, और फिर उससे फर्दर स्टडी करना, तो ये क्या है, एक ज्ञान का समूह संग्रह होता है। अध्ययन क्षेत्रों के सिद्धांत और अवधारणाएं होती है, जिसका हम अध्ययन करें उसके अपने प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट होते हैं। अध्ययन क्षेत्रों को अपनी विशेष शब्दावली होती है, उनके अपने ही वर्ड्स होते हैं, अपनी ही डिक्शनरी होती है। अध्ययन क्षेत्रों को विशेष रिसर्च विधियाँ भी कहते हैं और रिसर्च आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होती हैं और उनके लिए बहुत आवश्यक होता है। अध्ययन क्षेत्रों के लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज, संबंधित शैक्षणिक विभागों और उनसे जुड़े व्यावसायिक संगठनों में पढ़ाए जाने वाले विषयों के रूप में संस्थागत स्वरूप होते हैं। वास्तव में स्थानीयकरण से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विशेष शिक्षण तैयारी के द्वारा स्थानांतरित होता है। जो अध्ययन है, डिसिप्लिन हम कहाँ सीखते हैं, स्कूल में तो नहीं सीखते हैं। ठीक है, स्कूल में नैरो प्रोस्पेक्टिव होता है, लेकिन जब हम डिसिप्लिन सीखते हैं ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव से, तो वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, सीखी जाती है। आई होप आपको एकेडमिक डिसिप्लिन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। ये क्वेश्चन 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट पेपर 4B से यूनिट 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, डिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, डिसिप्लिनरी क्या होते हैं, ये 3 प्रकार के होती हैं आपकी अप्रोचेस। ठीक है, पहले आप कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, सेकंड आप कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी और थर्ड आप कहते हैं ट्रांस डिसिप्लिनरी। ये क्या होते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को एंड तक जरूर देखेगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को ज़रूर मिलेगा।
सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर करें। बीएड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस मिल जाएंगी और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना पूनम शर्मा ऑफिशियल, वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होती है, जिसे हिंदी में बहु अध्ययन क्षेत्र उपागम कहते हैं। जिगलर ने 1990 में एक डायग्राम के थ्रू मल्टी डिसिप्लिनरी को बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के अंतर्गत एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सब अपना अपना व्यू पॉइंट देते हैं जो उसमें एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, तो कोई भी किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता और अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप हॉस्पिटल गए, ठीक है, आपका कॉमन प्रॉब्लम क्या है, आपका हेल्थ है। ठीक है, अब आपकी हेल्थ को देखने के लिए सबका व्यू पॉइंट अलग होगा, जो अलग अलग डॉक्टर्स होंगे उनका अलग अलग व्यू पॉइंट होगा। कोई हार्ट सर्जन होगा तो वो अपना अलग व्यू पॉइंट देगा, कोई डेंटिस्ट होगा तो अपना अलग व्यू पॉइंट देगा, कोई डाइटिशियन होगा तो अपना अलग व्यू पॉइंट देगा, कोई थेरेपिस्ट होगा अपना अलग व्यू पॉइंट देगा, कोई साइकेट्रिस्ट होगा वो अपना अलग व्यू पॉइंट देगा। सबका उद्देश्य क्या, आपकी हेल्थ को ठीक करना। तो यही क्या मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है, एक कॉमन प्रॉब्लम होती है और सब कॉमन प्रॉब्लम का के लिए अपना अपना व्यू पॉइंट देता है। ठीक है, कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करता, इंटरेक्शन नहीं करता और अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करते हैं। ओके, आई होप आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसको एजुकेशन के फील्ड के साथ हम जोड़ते हैं। विभिन्न विषयों के लोग, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं और प्रत्येक अपने अनुशासनात्मक ज्ञान पर आधारित करते हैं। यहाँ पर अलग अलग अनुशासन के, डिसिप्लिन के लोग होते हैं, इकट्ठे होते हैं, वो साथ में काम करते हैं और अपने जो डिसिप्लिन का जो नॉलेज है उसके हिसाब से अपना व्यू पॉइंट देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे सर में हेडेक हो रहा है, ठीक है, तो अगर मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगी तो वो मेरे दांतों को चेक करेगा, कहीं आपके तीत की वजह से तो आपका हेडेक नहीं हो रहा है, तो उसका अपने जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग उसका व्यू पॉइंट होगा। अगर मैं डाइटिशियन के पास जाऊंगी तो वो कि आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो, आपको विटामिन मिनरल सही मात्रा में मिल रहे हैं नहीं, तो उसका अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग व्यू पॉइंट रहेगा। कोई साइकेट्रिस्ट होगा, उसका अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग व्यू पॉइंट रहेगा। तो एक से अधिक मौजूदा शैक्षिक अनुशासन या पेशे से जुड़ा जाना, दो या दो से अधिक विषय प्रत्येक अपने दृष्टिकोण में किसी समस्या पर अपना दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, अलग अलग लोग अपना अलग अलग व्यू पॉइंट देते हैं, लेकिन कोई भी किसी को इंटरफेयर नहीं करता है और ना ही किसी से बातचीत करता है। अब जैसे कि हमारे स्कूल की जो नोटबुक्स है, टेक्स्ट बुक बनती है, ठीक है, हिंदी में, हिंदी डिसिप्लिन का जो जिसने इसका अध्ययन कर रखा है डिटेल में वो बनाएगा, इंग्लिश की नोटबुक वो बनाएगा, इंग्लिश मैथ की टेक्स्ट बुक वो बनाएगा। ठीक है, और एसएसटी की टेक्स्ट बुक वो अलग डिसिप्लिन का व्यक्ति बनाएगा, लेकिन कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करेगा और अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, आप कॉलेजेस में हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है। ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। ठीक है, आप इसको बुक में देख लीजिएगा। बहु अध्ययन क्षेत्र दो या दो से अधिक व्यवसाय या शैक्षिक अध्ययन क्षेत्र में संबंधित ज्ञान कहा जाता है। इस अध्ययन क्षेत्र का निर्माण कई विभिन्न अध्ययन क्षेत्र व व्यवसाय के व्यक्तियों से होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक साथ जवाबदेही की तरह कार्य करते हैं तथा एक संस्था एक सामान्य लक्ष्य व चुनौती को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती है। एक कॉमन प्रॉब्लम होती है और सब अपना अपना व्यू पॉइंट देते हैं अपनी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, जिसमें उनका अध्ययन कर रखा है उस विषय में। ठीक है, अब हम सबसे पहले इंटरडिसिप्लिनरी को पढ़ेंगे। अब हमने मल्टी डिसिप्लिनरी में पढ़ा था कि एक कॉमन प्रॉब्लम होती है और सब अपने अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग अपना व्यू पॉइंट देते हैं। अब इंटरडिसिप्लिनरी के अंतर्गत क्या होता है, ठीक है, आपकी एक कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है, अब सब लोग अपने क्या करते हैं, बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते हैं, ठीक है,
और एक साथ क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। अलग अलग डिसिप्लिन वाले लोग नज़दीक आ जाते हैं, उन्होंने अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर दिया है और एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। अध्ययन के दो से अधिक क्षेत्रों में समृद्ध अंधविकात्मक अंधविशेषता, ठीक है, इन्वॉल्विंग टू और मोर डिफरेंस एरिया ऑफ नॉलेज और स्टडी, ठीक है। तो ये लोग क्या होते हैं, एक साथ इंटीग्रेशन हो जाता है और नए स्तर पर जोड़ता है, जो घटक सीमाओं को तोड़ने का सुझाव देते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो अंत विशेषक अब भागों को एक साधारण जोड़ नहीं बल्कि यह मान्यता कि प्रत्येक अनुसाधन दूसरों के साथ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई दो विषय उठा उसको मिला दिया जाएगा, ठीक है, नहीं। इंटीग्रेशन ऐसा होगा कि कुछ नया निकलेगा। दृष्टिकोण के वास्तविक संश्लेषण का उपयोग करते हैं इस अप्रोच के अंतर्गत विषयों से ज्ञान और विधियों को एकीकृत करना, ठीक है, सब्जेक्ट्स को, नॉलेज जो है, ठीक है, और जो मेथड्स है उनका इंटीग्रेशन करते हैं और एक नए सब्जेक्ट्स का निकालते हैं, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एजुकेशनल, टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है जो वो एजुकेशन में काम आ सकती है। एजुकेशनल की अपनी एग्जिस्टेंस है और टेक्नोलॉजी की अपनी एग्जिस्टेंस है, दोनों को एक ही सब्जेक्ट बना दिया। उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अच्छे से समझ आ गया होगा। जब एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, जो अलग अलग डिसिप्लिन के लोग होते हैं वो नज़दीक आ जाते हैं लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, और वो अपनी बाउंड्रीज को तोड़ के नया सब्जेक्ट बना देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी जो एजुकेशन में काम आ सकती है, वो साइकोलॉजी जो एजुकेशन में काम आ सकती है, उसी को हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। अब आप अपने एग्जाम में कैसे लिखेंगे, अंतर अध्ययन क्षेत्र में कई असंबंधित शैक्षिक अध्ययन इस तरह अनुसंधान क्षेत्र में कार्य करते हैं। दोनों विषय अपनी सीमाओं को पार कर नवीन ज्ञान व सिद्धांत का निर्माण करते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य होता है अंत संबंधित शैक्षिक अध्ययन से तात्पर्य कि वे विभिन्न अनुसंधान के क्षेत्र में गुणात्मक तथा संख्यात्मक उपागम और अन्वेषण तथा विश्लेषण उपागम का एक साथ उपयोग में लाना, जैसे कला व विज्ञान से संबंधित, ठीक है। आई होप आपको इंटरडिसिप्लिनरी अच्छे से समझ आ गया हो। अब हम लास्ट में डिस्कस करते हैं ट्रांसडिसिप्लिनरी क्या होता है अप्रोच, ठीक है। अब हमने मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ लिया, एक कॉमन प्रॉब्लम है, सब अपना अलग अलग व्यू पॉइंट देते हैं और कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करता है। हमने इंटरडिसिप्लिनरी में करा, एक कॉमन प्रॉब्लम है, सब अपना व्यू पॉइंट देने के लिए नज़दीक आ जाते हैं, अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, लेकिन सबकी क्या होती है, अपनी अपनी एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। जैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो गया, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया, ठीक है, और एक नया सब्जेक्ट बना दिया गया। लेकिन ट्रांसडिसिप्लिनरी के अंतर्गत सब लोग एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। आपको इंटर में तो दिख रहा होगा, तो उनके अलग अलग एग्जिस्टेंस दिख रही होगी, लेकिन इसके अंदर कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं दिखी है, इतना वो एक दूसरे में इंटीग्रेट हो जाते हैं। अब इसमें जो इंटीग्रेशन है और वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर इतने मिले हुए हैं कि अंतर भी नहीं देख सकते। अब ये कब होता है, ये तब होता है जब दो से अधिक अनुशासन दृष्टिकोण एक नए समग्र दृष्टिकोण का निर्माण करने के लिए एक दूसरे से आगे निकल जाते हैं, ठीक है, एक नए ही सब्जेक्ट का निर्माण हो जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी में अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया जाता था, लेकिन इसके अंतर्गत अलग अलग सब्जेक्ट्स को नहीं जोड़ा जाता है बल्कि एक नए सब्जेक्ट का ही निर्माण कर दिया जाता है। परिणाम छोटे छोटे भागों को जोड़ने से जो उम्मीद की जाती है उसे पूरी तरह अलग होगा। कुछ पूरी तरह से नया बनने के लिए एकीकृत विषयों के परिणाम स्वरूप निर्मित आउटपुट, ठीक है। अनुशासनात्मक दृष्टिकोण में परे बौद्धिक ढांचे की एकता बनाना होता है। इसमें जैसे कि आपका बायोटेक्नोलॉजी बना दिया, ठीक है, अब इसकी कोई अलग एग्जिस्टेंस नहीं है, इसकी कोई अलग एग्जिस्टेंस नहीं है, ये क्या एक ही विषय का निर्माण कर दिया, जैव, जिसे हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। आई होप आपको ट्रांसडिसिप्लिनरी अच्छे से समझ आ गया होगा। परे अध्ययन क्षेत्र से ट्रांसेंड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ट्रांसफिक्स से हुई है, जिससे तात्पर्य की दृष्टि से परे, जो जल्दी जल्दी बदलता है, अर्थात वह अध्ययन जिसमें दो या दो से अधिक अध्ययन की झलक मिले किंतु किसी एक विशिष्ट अध्ययन के संबंध में स्पष्ट रूप से व्याख्या करना संभव ना हो। यह अध्ययन जो अन्य अध्ययन के आर पार हो और उसके साथ साथ तथा पास में निकल जाए, जो सभी अध्ययन क्षेत्रों से परे एक मुख्य
उद्देश्य होता है, जो सभी अध्ययन से बिल्कुल ही अलग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। वर्तमान विश्व को समझना, जिसमें परामर्श, ज्ञान की एकता, वृहद व जटिल समस्या का समाधान निकालना, जो विशेषज्ञों के विचारों एवं अध्ययन क्षेत्र समाकल या एकीकरण पर आधारित सिद्धांत द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से तीनों अप्रोचेस समझ आ गए होंगे। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर करें। आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दिस इज पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। आज के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट पेपर 4B से यूनिट 1 में आज का जो हमारा टॉपिक है, मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। ठीक है, अध्यापक का विषय वस्तु ज्ञान का वर्णन कीजिए। ठीक है, एक अध्यापक है, उसको उस विषय वस्तु का ज्ञान होना क्यों ज़रूरी होता है, उसके बारे में व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर करें। हमारे चैनल पर बीएड सेकेंड ईयर की सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप वहाँ पर सारी क्लासेस देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल, वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अध्यापक को विषय वस्तु का ज्ञान होना क्यों आवश्यक होता है? वो नॉलेज जो टीचर को अपने सब्जेक्ट के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, सपोज कोई मैथ का टीचर है, उसको अपने सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग सारी नॉलेज होना ज़रूरी होता है, तभी तो वो बच्चे को पढ़ा पाएगा। ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री का टीचर है, उसको उसके फील्ड में सारी नॉलेज होगी। जितनी ज़्यादा टीचर के पास नॉलेज होगी, वो इतना ही इफ़ेक्टिव माना जाएगा और वो उतनी ही नॉलेज अपने बच्चों को शेयर कर पाएगा। एक टीचर को क्या क्या पता होनी चाहिए? ठीक है, सबसे पहले उसको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए उसके पास, और उसके पास फैक्चुअल नॉलेज होगी, कॉन्सेप्ट्स का पता होगा। ठीक है, तो तभी तो वो बच्चों को गाइड कर पाएगा कि फ्यूचर में उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चे किस सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड कर पाएगा। ठीक है, तो विषय वस्तु ज्ञान अध्यापक से आपका क्या अभिप्राय? ऐसा अध्यापक जिसको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और वो नॉलेज आपकी कॉन्सेप्ट नॉलेज होनी चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड कर पाए। ठीक है, जो उनके फ्यूचर के लिए उनको गाइड कर पाए। ठीक है, तो आप इनको 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक विषय वस्तु को कौन कौन से ज्ञान होने चाहिए? पहले आप कहते हैं कॉन्सेप्ट नॉलेज, जिसके अंदर आपकी टेक्स्ट बुक हो गई, रेफरेंस बुक हो गई, इसके रिगार्डिंग उनको नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड आपके आती है करिकुलर नॉलेज, किसी टीचर को उसके बच्चे के जिसको वो पढ़ा रहा है उस एज के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, फिर आपके आती है पैडागॉजिकल सब्जेक्ट नॉलेज। ठीक है, पैडागॉजिक सब्जेक्ट नॉलेज, जिसके अंदर मेथड्स और प्रैक्टिस होते हैं। उसे ये पता होना चाहिए कि बच्चों को उसको कैसे पढ़ाना है, कौन से मेथड यूज़ करने हैं, कौन से टेक्निक यूज़ करनी है, और कैसे टॉपिक को रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है? प्रभावी अध्यापक होने के लिए सर्वप्रथम अध्यापक में विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट का वो टीचर, उसको उसके सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति विषय के ज्ञान के अभाव में शिक्षक नहीं हो सकता, अतः शिक्षक के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वह विद्यालय में जिस विषय का शिक्षण करे, जिस सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा रहे, सपोज मैथ का टीचर है, साइंस का टीचर है, एसएसटी का, तो उसका पूर्ण ज्ञान हो। यदि उसका विषय संबंधी ज्ञान अधूरा है या कम है, तो वह अपने छात्रों को विश्वास पात्र नहीं बन पाता है, तो वो इफेक्टिव नॉलेज बच्चों को नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, अगर उसके पास 50% ही नॉलेज है, तो बच्चों को कितनी नॉलेज ट्रांसफ़र कर पाएगा? 30%। अगर उसके पास 70 है, तब वो जाके अपना 50-60% दे पाता है। ठीक है, 100% किसी के पास भी नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसको हम देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज। ठीक है, अगर अध्यापक को उसके सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होगी, तो इससे क्या होगा? मेक लर्निंग प्रोसेस ईजी।
अधिगम प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। हेल्प इन डायग्नोस्टिक टीचिंग, ठीक है, निदान करने में सहायता होगी। जब अध्यापक को उसके सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज है, जब वो बच्चों को टेस्ट लेगा, ठीक है, उनकी समस्याओं का वो निदान कर पाएगा। फिर है थर्ड आपका डिजाइनिंग टास्क एंड प्रॉपर प्लानिंग, योजना बना पाएगा। अब टीचर को कोई चैप्टर पढ़ाना है, ठीक है, कोई भी कार्य कराना है, तो उसकी वो प्रॉपर प्लानिंग कर पाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन बेस्ट वे, अपनी सूचनाओं को प्रस्तुतिकरण अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। कोई टॉपिक पढ़ाना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से बच्चों के सामने प्रेजेंट कर पाएगा, ठीक है। नए नए टीचिंग मटेरियल यूज़ कर सकता है वो, ठीक है, नए नए मेथड्स यूज़ कर सकता है जिससे बच्चों को इफ़ेक्टिव वे में समझ आए, ठीक है। चार्ट्स, मॉडल आदि का प्रयोग कर सकता है बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने में। फिर बच्चों से आस्किंग क्वेश्चन एंड आंसर, प्रश्नों के उत्तर पूछ सकता है। हेल्दी डिस्कशन कर सकता है, जब टीचर को उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होगी तो बच्चों के साथ वो डिस्कशन कर सकता है और उस टॉपिक के बारे में पूर्ण जानकारी बच्चों को दे सकता है, ठीक है। फिर हाई क्वालिटी टीचिंग डिपेंड्स ऑन हाई सब्जेक्ट नॉलेज, बच्चों को हाई क्वालिटी टीचिंग देगा। अगर अध्यापक उस सब्जेक्ट्स में निपुण है तो वो बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगा। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज हेल्प्स टू यूज़ डिफरेंट पेडागोजिकल स्किल्स, ठीक है। जो अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान है तो वो डिफरेंट पेडागोजिकल स्किल्स का प्रयोग करेगा, डिफरेंट टीचिंग एड्स का यूज़ करेगा, टेक्निक्स का यूज़ करेगा, मेथड्स को यूज़ करेगा अपने टॉपिक को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जिससे बच्चों को बहुत ही प्रभावी तरीके से बच्चों को अच्छे से समझ आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज क्या होता है। एक अध्यापक को विषय वस्तु का ज्ञान का वर्णन कीजिए, उसकी मैंने आपको मीनिंग भी बता दिया और इम्पॉर्टेंस भी बता दिया है। ओके, आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है सेशन को जरूर सब्सक्राइब करें जो बच्चे नए आए हैं, और सेशन पसंद आता है सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर करें। आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।